अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूँ MGT 611 के लेक्चर नंबर 25 में। लेक्चर नंबर 25 का मेन टाइटल है कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। हम बिजनेस एंड लेबर लॉ की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ को कवर कर रहे हैं। आज के लेक्चर का टॉपिक नंबर 1 है लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज। सेकंड टॉपिक हम डिस्कस करेंगे स्कोप ऑफ कंपनी लॉ। थर्ड टॉपिक हमारा होगा ऑब्जेक्ट ऑफ कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 और फोर्थ टॉपिक हमारा होगा एडवांटेजेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन और फिफ्थ टॉपिक हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन एज कंटेंट इन सेक्शन 2 ऑफ द ऑर्डिनेंस एंड रिप्रोड्यूस ब्लू। तो आइए कोई टाइम वेस्ट किए बगैर अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जी फ्रेंड्स, जैसा कि हम स्लाइड में देख चुके हैं कि लेक्चर नंबर 25 का मेन टाइटल है कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। जो टॉपिक्स हमने स्लाइड्स में देखे थे, आइए हम यहाँ पर उनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, ये लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी है। मैंने कोशिश की है कि इसको कम से कम बना सकूं, लेकिन कंपनीज ऑर्डिनेंस और कंपनी से रिलेटेड जितने भी लेक्चर्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं फाइनल टर्म के लिए और इनकी अच्छी खासी वेटेज है। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इनको इस तरीके से कवर किया जाए कि आपको ईजिली समझ में आ जाए। दूसरा, मेरी कोशिश ये होती है लेक्चर बनाने के दौरान कि आपको लेक्चर के अंदर इतनी डिटेल प्रोवाइड कर दी जाए कि सिर्फ आप लेक्चर सुन लें और उसके बाद आपको उसको सिर्फ रिवाइज करने की ज़रूरत हो या वीडियो को दोबारा देखने की ज़रूरत हो और आपकी फुल्ली प्रिपरेशन हो जाए। ठीक है, ऐसी अप्रोच नहीं होती कि मैं लेक्चर जल्दी जल्दी 10 मिनट में ख़त्म कर दूं और उसके बाद आप बैठ के जब उसको पढ़ें तो आपको वीडियो और लेक्चर दोनों एक अलग अलग चीज़ें लगें। ठीक है, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं लेक्चर को पूरे डिटेल में आपको बताऊं ताकि आप एक दफ़ा लेक्चर पढ़ लें, ठीक है, उसके बाद वीडियो ले लें या वीडियो लेने के बाद एक दफ़ा जब आप लेक्चर पढ़ेंगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आप विद द वेसेज ऑफ टाइम फाइनल से पहले अगर सिर्फ मेरी वीडियो को देख लेंगे तो आप इजीली जाके अपना पेपर और इससे रिलेटेड MCQs और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है उसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो आइए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज। इंडिपेंडेंस के टाइम पर कंपनीज एक्ट 1930 जो था वो इंडिया के अंदर प्रिवेल करता था, जो कि सेम पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उस टाइम पर अडॉप्ट कर लिया था। बाद में कंपनी टैक्स 1930 को रिप्लेस कर दिया गया कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 से, जो कि कंपनी से रिलेटेड लॉ है और आज भी परसिस्ट करता है। इस लॉ का जो स्कोप है वो क्या है, कौन कौन से मैटर्स हैं जो ये कवर करता है। रूल रिगार्डिंग इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज़ हैं, रूल रिगार्डिंग इश्यूज ऑफ प्रोस्पेक्टस है, कंडीशन विद रिगार्ड टू इशू ऑफ शेयर्स, राइट ऑफ वेरियड क्लासेस ऑफ शेयर्स, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, right, duties and obligation of promoter, director, manager, secretaries, chief executive and other officers of the company, right and duties of member, auditor, liquidators, creditors of the company, rules regarding the preparation of memorandum and article of association। अब यहाँ पे बहुत से टेक्निकल वर्ड्स यहाँ पर आए हैं, उसकी वजह से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ कंपनीज से रिलेटेड जो लेक्चर्स हैं वो अभी स्टार्ट हुए हैं। मेमोरेंडम क्या होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज़ किस तरीके से होती है, प्रोस्पेक्टस क्या होता है, ये सारी डिटेल्स जो हैं आगे लेक्चर्स के अंदर आएंगी। वहाँ पर हमारे ये टॉपिक जो है वो क्लियर होते जाएंगे। अभी सिर्फ आपको स्कोप बताया जा रहा है, आपको इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है कि कंपनी लॉस के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात कर लें तो कंसोलिडेट एंड एमेंड द लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज। अब यहाँ पे दो वर्ड्स आए, कंसोलिडेट एंड एमेंड। थोड़े से टेक्निकल वर्ड्स हैं तो इसकी मीनिंग यहाँ पर मैंने स्टिकी नोट बनाकर लिख दी है। कंसोलिडेट का मतलब होता है कंबाइन वन मर्ज मल्टीपल एलिमेंट इनटू वन, यानी कि मल्टीपल थिंग्स जो होती हैं उनको एक चीज़ के अंदर कंबाइन करके आपको समझा दिया जाता है। और एमेंड का मतलब होता है मेक चेंजेस और मॉडिफिकेशन टू इम्प्रूव और अपडेट, यानी कि चेंजेस करते जाएं, मॉडिफिकेशन करते जाएं, इम्प्रूवमेंट आती जाए किस चीज़ के लिए, उस वर्जन को अपडेट करने के लिए। उसके बाद हेल्दी ग्रोथ कॉर्पोरेट सेक्टर, यानी कि ऑब्जेक्टिव ये होता है कंपनी ऑर्डिनेंस का, जो कॉर्पोरेट सेक्टर है जैसे कि कंपनीज होती हैं, ऑफिसेज होते हैं, ये सारी इंडस्ट्री जो होती है इसको हम कॉर्पोरेट सेक्टर कहते हैं, ये अच्छे तरीके से ग्रो कर सके। सेटिंग मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ इंटेग्रिटी एंड मैनेजमेंट, प्रिवेंशन ऑफ मेल प्रैक्टिसेस, प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ शेयर ऑफ होल्डर्स, फुल एंड फेयर डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, एम्पावरिंग गवर्नमेंट टू इंटरवीन एंड इन्वेस्टिगेट। यानी कि इसके ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ माल प्रैक्टिस, जो गलत प्रैक्टिसेस हैं उनको रोका जाए। मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी ये होती है कि हर बंदे की एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। एक बिज़नेस अगर कर रहा होता है वो अपनी इंटीग्रिटी के साथ कर रहा होता है, एक माशरे में अपना मकाम बनाना चाहता है, जैसे कि मुख्तलिफ बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनका एक अपना नाम होता है, वो अपनी इंटीग्रिटी को कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करते और उनकी जो मैनेजमेंट होती है वो एक अच्छे तरीके से काम करती है। सर्टेन वैल्यूज़ होती हैं जिनके ऊपर अमल करते हुए वो जो है उनसे कंप्रोमाइज़ कभी नहीं करते और उसके ऊपर रहते हुए अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे होते हैं। गवर्नमेंट को एम्पावर करना भी एक तरीके से इस लॉ का मकसद होता है कि गवर्नमेंट जो है वो इंटरवीन कर सके कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर और इन्वेस्टिगेट कर सके अगर कोई गलत काम हो रहा हो।
एडवांटेजेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इस लॉ के होने से फ़ायदे क्या होते हैं? कंपनी या सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी को एक कानूनी हैसियत हासिल होती है, एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह। परसेप्चुअल सेशन होते हैं, परपीचुअल सेशन होते हैं। परपीचुअल सेशन का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन कीप गोइंग इवन इट्स मेंबर चेंज, यानी कि इसका मतलब ये होता है परपीचुअल सेशन का, सक्सेशन का, कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के बंदे चेंज भी होते रहते हैं, जैसे आपने एक मिसाल सुनी होगी कि किसी के जाने से जो है वो काम नहीं रुक जाता, उसका मतलब क्या होता है कि बंदे चेंज होते रहेंगे, नए लोग आते रहेंगे, पुरानी मैनेजमेंट ख़त्म होगी, नई मैनेजमेंट आ जाएगी, पुराने वर्कर्स ख़त्म होंगे, वो रिप्लेस कर देंगे नए वर्कर से, ठीक है। लेकिन कंपनी जो है, ऑर्गेनाइजेशन जो काम है वो चलता रहता है, वो नहीं रुकता। कंपनी हैज़ लीगल कैपेसिटी टू सू एंड कैन बी सूड इन इट्स ऑन नेम। सू का मतलब ये होता है कि आप मुझ पे केस करने की सलाहियत रखते हैं, मैं आप पे केस करने की सलाहियत रखता हूँ। इसी तरीके से कंपनी की जो है एक अपनी कानूनी हैसियत होती है, उसके ऊपर उसको केस भी फेस करने पड़ जाते हैं और वो अपनी लीगल हैसियत में जाके दूसरे बंदे पे केस भी कर सकता है। लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड, यानी कि कंपनी के अंदर जो लोग होते हैं उनकी लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड नहीं होती। अगर उन कंपनी को कोई नुकसान होता है, कोई मसला होता है, तो वो शायद सिर्फ अपनी सैलरी को खो देंगे, ऐसा नहीं कि उनकी इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो जाएगी और सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो लोग जो काम कर रहे होते हैं उनकी लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है। शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, जो शेयर्स होते हैं कंपनीज़ के वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। तो ये हमने 3 चीज़ें यहाँ पे देख ली, स्कोप क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एडवांटेजेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है, ठीक है। उसके बाद डेफिनेशन इज कंटेंट इन सेक्शन 2 ऑफ द ऑर्डिनेंस इज रिप्रोड्यूस बिलो। इस कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 का सेक्शन 2 क्या कहता है उसके बारे में हमें यहाँ बताया जा रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स हैं इस लेक्चर के अंदर जो है वो। पूरे MGT 611 के अंदर मैंने देखा है कि इन्होंने क्या किया है कि जो कि एक्चुअल लॉ है उसी को रिप्रोड्यूस कर दिया है यहाँ पर। हालांकि मैंने एक्चुअल लॉ की बुक जो है वो इसकी पढ़ी नहीं है कि रिसर्च करके वहाँ से ये सेक्शन 2 को मैं ओरिजिनली रीड करूँ जाकर गूगल पर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इसकी लैंग्वेज से कि ये जो मेन जैसे कि लॉ की बुक है उसी को उठाकर यहाँ पर जो है वो लिख दिया गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेक्निकल वर्ड्स हैं और बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स हैं। मैंने आपके लिए क्या किया है, यहाँ पर इजी वर्ड्स में इसकी डेफिनेशन जो इस पैसेज के अंदर डिफाइन हो रहा है वो यहाँ पर लिख दिया है। जैसे कि आप मिसाल ले लें कि 2 कंपनियां हैं, कंपनी ए एंड कंपनी बी आर एसोसिएट कंपनी बिकॉज दे हैव कॉमन ओनरशिप, शेयर्ड मैनेजमेंट और सब्सिडरी रिलेशनशिप। अब 2 कंपनियां हैं, कंपनी ए और बी, और ये दोनों जो हैं वो एसोसिएट कंपनी है। एसोसिएट कंपनी किस तरीके से है कि इनकी जो ओनरशिप है, जो डायरेक्टर्स वगैरह हैं वो एक ही हैं और इनकी मैनेजमेंट जो है वो शेयर्ड मैनेजमेंट है, यानी कि दोनों कंपनी की मैनेजमेंट भी एक ही है और उनके दरमियान जो है वो सब्सिडरी रिलेशनशिप है। A person who owns, partner or direct a company or undertaking and holds a control a certain percentage of voting power in another company undertaking is considered an associate person of both entities। एक बंदा जो कि दोनों कंपनी के अंदर या तो डायरेक्टर पोजीशन पे है, या तो उन दोनों कंपनी को ऑन करता है, या तो पार्टनर है, तो वो सर्टेन परसेंटेज जो है वो वोटिंग पावर वो उस चीज़ के अंदर रखता है, ठीक है। अब इसको हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जांपल आप ले लें कि जॉन की एग्जांपल ले लें। जॉन के पास जो है वो 10% वोटिंग पावर है कंपनी एक्स के अंदर और 20% वोटिंग पावर है कंपनी बी के अंदर। जैसे हमने ऊपर ए और बी की बात की, तो 10% जो है वो उसके पास वोटिंग पावर है कंपनी ए के अंदर और 20% है बी के अंदर। तो ये जो है वो दोनों कंपनीज़ का एसोसिएट पर्सन कहलाएगा। इस पूरे पैसेज के अंदर हमें यही बताया गया है कि वोटिंग पावर क्या होती है, एसोसिएट पर्सन क्या होता है और दोनों कॉमन ओनरशिप या वो कंपनीज़ कौन सी होती हैं। उसके बाद डायरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। इनिशियल डायरेक्टर्स कौन से होते हैं? द नंबर एंड नेम्स आर डिसाइडेड बाय द मोस्ट सब्सक्राइबर बट मस्ट मीट द मिनिमम रिक्वायर्ड बाय लॉ सेक्शन 174। यानी कि डायरेक्टर को जो अपॉइंट किया जाता है वो मोस्टली सब्सक्राइबर करते हैं, यानी कि जिनके पास वोटिंग पावर होती है वो लोग उनको डिसाइड कर रहे होते हैं, लेकिन जो रिक्वायरमेंट है वो फॉलो की जाती है जो कि सेक्शन 174 के अंदर बताई जा रही है कंपनी ऑर्डिनेंस एक्ट 1984 के मुताबिक। एग्जाम्पल है द सब्सक्राइबर चूज हाउ मेनी डायरेक्टर एंड देयर नेम बट इट कैंट बी फ्यूअर देन द लॉ सेज। यानी कि सब्सक्राइबर जो है उनको चूज़ करना होता है कि कितने डायरेक्टर होंगे, उनके नाम क्या होंगे, लेकिन ये उससे कम नहीं हो सकते जितने के कानून कहता है। तो डायरेक्टर की जो सैलरी है वो किस तरीके से डिसाइड की जाएगी, कंपनी जो है वो रूल्स फॉलो करेगी और डिसाइड करेगी कि डायरेक्टर को कितने पैसे मिलने चाहिए, कितनी सैलरी मिलनी चाहिए। एक मीटिंग के अंदर ये चीज़ें जो है वो डिसाइड कर ली जाएंगी। डायरेक्टर को अपॉइंट किस तरीके से किया जाएगा? ओनली कंपनी मेंबर कैन यूजली द डायरेक्टर। कंपनी के जो लोग हैं, कंपनी के जो मेंबर हैं वही डायरेक्टर बन सकते हैं। सेक्शन 84 जो है वो यही कहता है, ठीक है। एग्जाम्पल नॉर्मली ओनली पीपल हु आर द पार्ट ऑफ द कंपनी कैन बिकम डायरेक्टर अनलेस सेक्शन 187 सेज इट्स डिफरेंट। यानी कि सेक्शन 187 के मुताबिक जो है ये है रूल
कि जो कंपनी के लोग जो हैं वही डायरेक्टर बन सकते हैं जो उसके मेंबर्स हैं। और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है अनलेस वन सेक्शन 187 सेज इट्स डिफरेंट, अगर 187 सेक्शन में अगर इससे कोई मुख्तलिफ बात लिखी हुई है या कुछ कंडीशंस वगैरह दी हुई है जिसमें आप डायरेक्टर को अलग से भी चुन सकते हैं, अपॉइंटमेंट की जा सकती है, तो उसके मुताबिक होगी। हम इस लेक्चर के दौरान या आने वाले लेक्चर में जो कि कंपनी से रिलेटेड होंगी, जितने भी सेक्शंस की बात कर रहे होंगे वो सारे सेक्शंस जो हैं वो कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के मुताबिक होंगे। इसके बाद कर लेते हैं पावर एंड ड्यूटीज़ ऑफ डायरेक्टर्स। द डायरेक्टर रन द कंपनी बिजनेस, पे फॉर प्रमोशन, रेजिग्नेशन एक्सपेंसेस एंड हैव सर्टेन पावर। डायरेक्टर जो है वो कंपनी के बिज़नेस को चलाता है, प्रमोशन के लिए और रजिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस जो है वो सारे बियर करता है और उसके पास सर्टेन पावर्स होती हैं। रेगुलेशन मेड बाय द कंपनी कैन नॉट अनडू द थिंग दैट डायरेक्टर हैव ऑलरेडी डन, यानी कि जो रेगुलेशंस हैं वो उन चीज़ों को जो है वो पीछे नहीं कर सकती, यानी कि जो उसके मेंबर्स जो हैं या दूसरे लोग हैं वो इन चीज़ों को अंडू नहीं कर सकते, यानी कि दोबारा वापस नहीं कर सकते जो चीज़ें डायरेक्टर ने कर ली हैं। इसकी एग्जांपल हम समझते हैं, डायरेक्टर हैंडल द कंपनीज वर्क, पे फॉर प्रमोशन, रजिस्ट्रेशन एंड हैव अथॉरिटी अनलेस रूल से अदरवाइज। न्यू रूल कैन नॉट चेंज द डायरेक्टर हैव ऑलरेडी डन, यानी कि डायरेक्टर ने जो रूल बता दिए वो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन ये शर्त यह है कि वो कानून के मुताबिक होने चाहिए। द डायरेक्टर चूज अ चीफ एग्जेक्टिव अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक रोल, द डायरेक्टर पिक अ चीफ एग्जेक्टिव फॉलोइंग सर्टेन रूल, यानी कि डायरेक्टर जो है वो चीफ एग्जेक्टिव को अपॉइंट कर सकता है सर्टेन रूल्स को फॉलो करके। वो रूल्स कौन से होते हैं? द डायरेक्टर कैन नॉट बोरो मोर मनी देन द कंपनी शेयर कैपिटल विदाउट अप्रूवल फ्रॉम अ जनरल मीटिंग। द डायरेक्टर कांट बोरो मोर मनी देन वट द कंपनीज शेयर आर वर्थ विदाउट परमिशन फ्रॉम अ जनरल मीटिंग, यानी कि डायरेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा मनी जो है वो बोरो नहीं कर सकता, उधार नहीं ले सकता बिज़नेस के लिए लोन वगैरह पे, अनटिल के कंपनी की जो मीटिंग है उसके अंदर उसको जो है वो परमिशन लेनी पड़ेगी एंड देन वो इस चीज़ को जो है वो परसू कर सकता है। द डायरेक्टर फॉलो द रूल ऑफ द लॉ लाइक रजिस्ट्रेशन, मॉर्टगेजेस हो गए, कीपिंग अ लिस्ट ऑफ डायरेक्टर, शेयरिंग मेंबर डिटेल एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट इंपॉर्टेंट चेंजेस। डायरेक्टर जो है वो सर्टेन रूल्स को उसको फॉलो करना पड़ता है कि रजिस्टरिंग मॉर्टगेजेस से रिलेटेड और डायरेक्टर की लिस्ट वगैरह जो होती है और मेंबर्स की जो डिटेल है वो सब बताएगा, और कोई भी इंपॉर्टेंट चेंजेस करेगा तो वो डायरेक्टर को बताएगा। जैसे हम इसको और डिटेल में देखते हैं, डायरेक्टर ओबेज द रूल सच एज रिकॉर्डिंग मॉर्टगेजेस, मेंटेनिंग अ लिस्ट ऑफ डायरेक्टर, शेयरिंग मेंबर डिटेल, इन्फॉर्मिंग अबाउट इंपॉर्टेंट चेंजेस, यानी कि डायरेक्टर जो है वो जनरल मीटिंग के अंदर जो मेंबर्स हैं उनके साथ ये सारी डिटेल्स जो है वो शेयर करेगा। द डायरेक्टर कीप रिकॉर्ड ऑफ इंपॉर्टेंट थिंग्स लाइक अपॉइंटिंग ऑफिसर्स हु अटेंड मीटिंग, रेजोल्यूशन एंड डिस्कशन, डायरेक्टर साइन देयर नेम एट मीटिंग। एग्जाम्पल, डायरेक्टर जो है वो तमाम रिकॉर्ड रखेगा इंपॉर्टेंट एक्शंस का, जैसे कि कोई ऑफिसर्स जो हैं वो हायर कर रहे हैं, कोई वो मीटिंग अटेंड कर रहा है, रेजोल्यूशंस वगैरह पास कर रहा है और किसी डिस्कशन में वो पार्ट ले रहा है, और डायरेक्टर जो है वो साइन करेगा और दूसरा जितनी भी मीटिंग्स अटेंड करेगा उनके नाम और उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो सारी चीज़ों को नोट करेगा। इन शॉर्ट हम देख लेते हैं, द पैसेज एक्सप्लेन दैट डायरेक्टर मैनेज द कंपनी, फॉलो स्पेसिफिक रूल फॉर चूजिंग अ चीफ एग्जीक्यूटिव, कांट बोरो टू मच मनी, ओबे द लॉज रूल्स एंड कीप रिकॉर्ड ऑफ इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज। इन शॉर्ट, डायरेक्टर जो है वो कंपनी को चला रहा होगा, मैनेज कर रहा होगा, रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो उनको फॉलो कर रहा होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव को है वो चूज़ कर सकता है, एक ज़रूरत से ज़्यादा पैसे जो है वो बोरो नहीं कर सकता, उसको जो है वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लॉज के जो हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे, और उसके बाद जितनी भी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं उनका जो है वो रिकॉर्ड रखेगा और उनको वो शेयर करेगा ज़रूरत पड़ने पर अदर मेंबर्स के साथ। द सील की बात कर लेते हैं, डायरेक्टर शैल प्रोवाइड फॉर द सेफ कस्टडी ऑफ द सील एंड द सील शैल नॉट बी एक्सपायर्ड टू एनी इंस्ट्रूमेंट एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बाय अ कंपनी डायरेक्टर ऑथराइज इन बिहाफ ऑफ द डायरेक्टर एंड द प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 2 डायरेक्टर एंड ऑफ द सेक्रेटरी। सील क्या होती है? कंपनी के जो है वो एक स्टैंप होती है जो कि कंपनी की अपनी, जैसे हमने ऊपर बताया कि कंपनी की अपनी एक लीगल आइडेंटिटी होती है, वो आर्टिफिशियल पर्सन होता है, ठीक है। जिस तरीके से आप जो है वो बैंकिंग सेक्टर के लिए, दूसरे कामों के लिए आप अपना साइन करते हैं, अपनी स्टैम्प्स को यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, इसी तरीके से कंपनी की भी अपनी एक सील होती है, ठीक है, जो उसके सिग्नेचर कहलाती है। जितने भी लीगल काम हैं, चेक्स हैं, सारी चीज़ें हैं जो उसमें साइन होती है, तो वो जो सील जो है वो डायरेक्टर कीप्ट करेगा, ठीक है। और अगर डायरेक्टर नहीं हो तो इनके प्रेजेंस में 2 डायरेक्टर जो अलग हैं या सेक्रेटरी जो होता है उसके पास वो सील होगी। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, यानी कि डायरेक्टर जो है वो डिस्क्वालीफाई किस तरीके से करते हैं? नो पर्सन शैल बिकम द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इफ ही सफ़र फ्रॉम एनी ऑफ द डिसेबिलिटीज और डिस्क्वालिफिकेशन मेंशन इन section 187. If already a director shall cease to hold such offices from the date as he so become disqualified or disabled. Section 187 के अंदर कुछ क्लॉजेस दिए हुए हैं जहाँ पर हमें बताए नहीं गए, इसलिए हमें उसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कि वो कौन से क्लॉजेस हैं और क्या डिटेल हैं, क्या डिसेबिलिटीज़ हैं। हमें सिंपल बता दिया गया है कि सेक्शन 187 के अंदर
कुछ सर्टेन डिसक्वालिफिकेशन मेंशन की गई हैं डायरेक्टर से रिलेटेड, अगर उसमें वो डिसेबिलिटीज़ पाई जाती हैं तो वो बंदा डायरेक्टर नहीं बन सकता। लेकिन अगर वो डायरेक्टर है और अभी वो ऑन जॉब है और उसके बावजूद उसमें वो डिसेबिलिटीज़ आ जाती हैं, डिसक्वालिफिकेशंस आ जाती हैं, तो वो डिसेबल हो जाएगा, डायरेक्टर की पोजीशन का अहल नहीं रहेगा और उसको डायरेक्टर की पोजीशन से हटा दिया जाएगा। प्रोसीडिंग ऑफ डायरेक्टर्स को हम देख लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा लेंथी पैराग्राफ दिया गया है, इसको शॉर्ट करके मैंने यहाँ पे लिखा है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये नोट्स जो हैं वो आप मुझसे फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर ईमेल आईडी मौजूद है, वीडियो एक्सपर्ट टीचिंग का ऑफिशियल फेसबुक पेज का लिंक मौजूद है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और एडमिन को मैसेज करके फ्री ऑफ कॉस्ट ये नोट्स जो हैं वो आप हासिल कर सकते हैं। डायरेक्टर कैन मीट, एडजर्न एंड रेगुलेट देयर मीटिंग एज दे सी इट। Decisions are made by majority vote and the chairman has a tie-breaking vote if needed. Director of the secretary can call meetings and absent director don't need notices. यानी कि डायरेक्टर जो है वो किस तरीके से प्रोसीडिंग की जा सकती है डायरेक्टर की, कि डायरेक्टर जो है वो एक मीटिंग कॉल की जाएगी, उसमें जो है वो वोटिंग होगी और वोटिंग के ज़रिए जो है वो डिसाइड किया जाएगा। और उसके बाद अगर वोट टाई हो जाते हैं, यानी कि 20 लोग हैं और दोनों तरफ से 10-10 वोट एक बंदे के हिस्से में आ जाते हैं, तो जो चेयरमैन होगा वो टाई ब्रेकिंग वोट दे सकता है कि चेयरमैन का वोट किसके हक में जाएगा, एंड देन वो डिसाइड हो जाएगा। मुख्तलिफ डायरेक्टर जो हैं वो डायरेक्टर सेलेक्ट करते हैं चेयरमैन को फॉर देयर मीटिंग। इफ़ नो चेयरमैन इज चूजन, द अपॉइंटेड चेयरमैन एब्सेंट और अनविलिंग, द डायरेक्टर प्रेजेंट कैन सेलेक्ट वन फ्रॉम वन अमंग देमसेल्फ। यानी कि तमाम डायरेक्टर्स मिलकर एक चेयरमैन को डिसाइड करते हैं। ठीक है, अगर चेयरमैन जो है वो चूजन चेयरमैन एब्सेंट हो गया या वो फिर वो चेयरमैन बनना नहीं चाहता, ठीक है, तो डायरेक्टर क्या करते हैं कि जितने डायरेक्टर बैठे होते हैं उनमें से किसी एक को जो है वो चेयरमैन बना देते हैं और वो जो है वो डिसीजन वगैरह ले लेता है। Director can delegate some power to committees for their choosing. Committees must adhere to any restriction imposed by the director when existing delegated power. ठीक है, उसके बाद क्या हो सकता है, डायरेक्टर जो है वो अपने सम पावर जो है वो कमेटीज़ को जो है वो डेडिकेट कर सकते हैं। उसके बाद कमेटीज़ जो है वो रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकती हैं डायरेक्टर के ऊपर जब अपनी डेलीगेटेड पावर को वो यूज़ करके वो एक डिसीजन ले रही होती हैं। Committees can elect a chairman for their meeting. If no chairman is elected, appointed chairman absent or unwilling, the member can present choose from one among themselves. सेम सिचुएशन वही है कि कमेटीज़ जो हैं वो एक मेंबर चेयरमैन को सेलेक्ट करती हैं। अगर कोई बंदा चेयरमैन नहीं बनना चाहता या चेयरमैन एब्सेंट हो जाता है तो उस टाइम जो लोग मौजूद होते हैं तो उसमें आपस में एग्रीमेंट करके किसी एक को बना दिया जाता है जिसके ऊपर नाम के ऊपर सब मुत्तफिक होते हैं। कमेटीज़ कैन मीट एंड एडजर्न एज द टीम। Appropriate decision are made by majority vote and the chairman has a tie breaking vote. बिल्कुल सेम वही जो हम ऊपर बात करके आए हैं वही बात नीचे हो रही है। Action taken by the meeting of director or committees or by someone acting as a director are considered valid even there were later discovered defect in their appointment or disqualification. अब देखें, अगर डायरेक्टर जो कमेटी जो होती है या चेयरमैन जो होता है या डायरेक्टर, उस टाइम पे जो डिसीजन लिया जाता है वही डिसीजन वैलिड होता है और उसी को माना जाता है। ठीक है, आगे वही डिसीजन स्टैंड करता है, भले आगे जाके आपको पता चले कि इसमें कोई मसला था या डिस्क्वालिफिकेशन थी या इसमें कोई डिफेक्ट थे, लेकिन उस टाइम पे जो डिसीजन है वही प्रोसीड किया जाता है। अ रिटन रेजोल्यूशन साइंड बाय ऑल डायरेक्टर एंटाइटल्ड टू नोटिस अ मीटिंग इज एज वैलिड एज इफ देयर वर पास एट अ प्रॉपर्ली कन्वर्ट मीटिंग। जब मीटिंग हो जाती है और जो एजेंडा होता है उसको कवर कर लिया जाता है तो एक रिटर्न में मीटिंग पॉइंट डिसाइड किए जाते हैं और उसके ऊपर जो है वो तमाम डायरेक्टर साइन करते हैं और उस पर जो कंक्लूजन होता है उसको लिखा जाता है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोसीडिंग डायरेक्टर किस तरीके से होती है। फिलिंग ऑफ वैकेंसी एट द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी ऑल द डायरेक्टर शैल स्टैंड रिटायर्ड फ्रॉम ऑफिस एंड डायरेक्टर शैल बी इलेक्टेड इन द प्रेजेंट इन अकॉर्डिंग विद द सेक्शन 178 फॉर अ रिटर्न ऑफ 3 years. अ रिटायरिंग डायरेक्टर शैल बी एलिजिबल फॉर रीसिलेक्शन। देखें, जो कंपनी की फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग होती है, जितने भी डायरेक्टर्स होते हैं सबको जो है वो रिटायर एज्यूम कर लिया जाता है। ठीक है, ये 3 years के बाद होती है और जो रिटायरिंग डायरेक्टर होता है उसको दोबारा भी इलेक्ट किया जा सकता है। The director shall comply with the provision of section 174 to 178 and section 180 to 184 relating to the election of the director matter and ancillary thereto. Subject to the provision of the ordinance, the company may from time to time in general meeting increase or decrease the number of director. जो डायरेक्टर्स होते हैं उनको प्रोविजन होता है, सिलेक्शन होता है, वो किस तरीके से किया जाता है, वो सेक्शन जो है 74 से लेके 178 और सेक्शन 180 से लेके 184 तक जो है ये रिलेट करते हैं इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर और दूसरे जो मैटर्स होते हैं इससे रिलेटेड जितने भी मैटर्स होते हैं। तो ये एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि जितने भी सेक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं आप क्या कर सकते हैं, आप एक स्टिकी नोट बना सकते हैं या एक पेपर बना सकते हैं, उसके ऊपर आप इंपॉर्टेंट नेट्स ले सकते हैं और जितने जैसे 74 से 178 और 180 से 184 जो है ये सारे डायरेक्टर के इलेक्शंस के लिए और इससे रिलेटेड जो है वो
मैटर जो है उनके लिए डिसाइड होता है। सेक्शन 187 जो था वो जनरल मीटिंग और प्रोसीडिंग ऑफ डायरेक्टर के लिए अप्लाई होता है। इसी तरीके से सारे ऑर्डिनेंस किस सेक्शन किस चीज़ के लिए अप्लाई हो रहा होता है वो आपने लिख लेना है कि ये MCQs में आ जाए तो ईजिली आपको नंबर मिल जाए। डिविडेंड एंड रिजर्व की बात कर लेते हैं। यहाँ पे डिविडेंड कैन ओनली बी पेड फ्रॉम अर्जेंट ईयर प्रॉफिट, करंट ईयर प्रॉफिट और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। यानी कि डिविडेंड जो पे किया जाएगा वो करंट ईयर के प्रॉफिट से, और जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ उससे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। Dividend are based on the amount paid of shares except when no payment is made, and they are based on the share amount. Advance payment on share don't count। यानी कि डिविडेंड जो पे किया जाएगा वो अमाउंट जो होगा वो शेयर से पे किया जाएगा जब कोई भी पेमेंट नहीं की जाएगी। एंड दे आर बेस्ड ऑन शेयर अमाउंट, और उसकी जो बेस्ड होगी वो शेयर अमाउंट के ऊपर होगी। एडवांस पेमेंट अगर किसी की शेयर की गई है तो उसको काउंट नहीं किया जाएगा। डायरेक्टर कैन set aside from profit as reserve for contingency, equalizing dividend or other appropriate purposes. Reserves can be used for business or invested as decided by the director। यानी कि डायरेक्टर क्या कर सकता है, जितने भी प्रॉफिट है उसमें से कुछ रिजर्व अमाउंट रख सकता है, ठीक है, और उसके बाद जो है डिविडेंड को इक्वलाइज कर सकता है और अप्रोप्रिएट पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकता है। रिजर्व जो है वो यूज़ किए जाते हैं बिजनेस और इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे, जो कि डायरेक्टर बाद में लेते हैं। If multiple people are joint holder of a share, any one of them can revive the dividend on behalf of all. Notice of declared dividend must be given to entitled shareholder, with public companies having option to advertise in local paper. Dividend must be paid within the time frame specified in the law। यानी कि जो नोटिस हैं वो डिविडेंड, अब आप देखते होंगे अगर शेयर मार्केट में से नोटिस निकलते हैं, न्यूज़पेपर में आता है कि फ़लानी कंपनी ABC कंपनी ने जो है वो अपना शेयर्स के ऊपर इतना डिविडेंड दिया है, इतना बोनस दिया है, इतना अमाउंट दिया है, और ये सारी डिटेल जो है वो पब्लिक की जाती है, और उसके बाद जो है वो जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको सारे डिविडेंड्स वगैरह जो है वो उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। अकाउंट्स की बात कर लेते हैं। डायरेक्टर शेल केस टू कीप प्रॉपर बुक ऑफ अकाउंट एज रिक्वायर्ड ट्रेडर सेक्शन 230। यानी कि डायरेक्टर को जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जितने भी अकाउंट्स वगैरह होंगे वो सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से प्रिपेयर रखेगा। द बुक ऑफ अकाउंट शैल बी kept in the registered office of the company or at such other places as the director shall think fit and shall be open on inspection by the director during business hours। ये बुक ऑफ अकाउंट जो है वो डायरेक्टर, पहली बात तो ये हो गई अकाउंट से रिलेटेड कि डायरेक्टर जो है वो एक अकाउंट की प्रॉपर बुक बनाएगा और उसमें सारे डिसीजन जो हैं वो लिखे जाएंगे और उनको बताया जाएगा। उसके बाद ये बुक ऑफ अकाउंट जो है वो रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वहाँ पर रखी जाएगी, या तो फिर किसी ऐसे प्लेस पर रखी जाएगी जहाँ पर बाकी जो डायरेक्टर्स हैं, जो मेंबर्स हैं, वो आके उसको चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं बिजनेस आवर्स के दौरान। द डायरेक्शन शैल इज रिक्वायर्ड बाय सेक्शन 233 एंड 236 केस टू बी प्रिपेयर्ड एंड to be laid before the company in general meeting, such before profit and loss account or income expenditure balance sheet or duly audited report as referred to the in those section। यानी कि डायरेक्टर के लिए ये रिक्वायरमेंट कंपलसरी है कि सेक्शन नंबर 233 और 236 के मुताबिक डायरेक्टर जो है वो प्रिपेयर करेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है और बैलेंस शीट पूरी, और उसको ऑडिट के लिए, ताकि कभी ऑडिट की ज़रूरत हो जो रेफर हो सकते हैं इस सेक्शन से। आप बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड अदर रिपोर्ट प्रिफर टू रेगुलेशन 74 शैल बी मेड आउट इन एवरी ईयर एंड लेड बिफोर द कंपनी इन द एनुअल जनरल मीटिंग मेड अप टू द डेट मोर देन 6 months बिफोर सच मीटिंग। The balance sheet and profit or loss account or income expenditure account shall be accompanied by a report of the auditors of the company and the report of the director। यानी कि सेक्शन रेगुलेशन 74 क्या कहता है, कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 का, वो ये कहता है कि डायरेक्टर जो है उसके लिए ज़रूरी है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, प्लस बैलेंस शीट भी बनाएंगे, क्योंकि जनरल मीटिंग से पहले और जनरल मीटिंग के दौरान ये सारी चीज़ें जो हैं, ये अकाउंट्स बुक जो हैं वो सबके सामने पेश की जाएंगी। वो जो उनकी जो डेट है वो जनरल मीटिंग से 6 महीने पहले की, 6 महीने से ज़्यादा पहले की नहीं होनी चाहिए। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने की कानून हमें इजाज़त देता है कि डायरेक्टर अगर रिपोर्ट रिप्रेजेंट करेगा उस जनरल मीटिंग के अंदर तो उसकी डेट जो है वो 6 महीने पहले की होनी चाहिए, इससे ज़्यादा पहले की नहीं होनी चाहिए। A copy of balance sheet and profit loss and income expenditure account related to director and audit shall at least 21 days preceding the meeting to send to the person entitled to receive a notice of general meeting in the manner in which notice to be given hereunder। The director shall in respect comply with the provision of section 230 to 236। Auditor shall appointed their duties regulated in according with section 252 to 255। डायरेक्टर के लिए ज़रूरी है कि मीटिंग से पहले कॉपीज़ जो हैं वो बैलेंस शीट की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की सेंड की जाएंगी तमाम मेंबर्स को, ठीक है, ताकि वो 21 डेज़ पहले, यानी कि कानून की रिक्वायरमेंट ये है कि 21 डेज़ पहले तमाम मेंबर्स को जो है ये प्रोवाइड कर दी जाए। पहले देखें क्या आया था कि 6 महीने पहले
6 महीने से ज़्यादा पुराने ये अकाउंट्स नहीं होने चाहिए। और सेकंड क्या आ गया कि मीटिंग से 21 डेज़ पहले सबको सेंड होने चाहिए। और उसके बाद क्या आ गया कि डायरेक्टर जो है वो सारे रूल्स एंड प्रोविजन किस सेक्शन के तहत करेगा कानून के 230 से 236 तक। और उसके बाद जो ऑडिटर्स हैं जो इस चीज़ को ऑडिट कर रहे होंगे, इस पर डायरेक्टर से सवाल जवाब कर रहे होंगे, वो किस कानून के तहत इन चीज़ों को देखेंगे 252 टू 255। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं अकाउंट्स हमने अच्छे से कवर कर लिया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ज़रूर आ सकता है क्योंकि इसी की बेस पे जो है वो डायरेक्टर्स और सारे लोग जो हैं वो अकाउंटेबल होते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं नोटिस की। आ नोटिस में बी गिवन बाय द कंपनी टू बाय मेंबर एदर पर्सनली और बाय सेंडिंग इट टू पोस्ट हिम और इज रजिस्टर्ड एज to the address if any within Pakistan supplied by him to the company for giving notices to him where a notice sent by post service of the notice shall be deemed to affected by properly addressing, repaying and posting a letter containing the notice, and unless the country yard is approved to have been affected at the time which the letter would be delivered in the ordinary course of post. If a member has no registered address in Pakistan and has not supplied to the company an address within Pakistan for giving of notice to him, a notice addressed to him or to the shareholder generally and advertised in newspaper circulating in the neighborhood of the registered office of the company shall be deemed to be given to him on the day ऑन विच द एडवर्टाइजमेंट अपीयर्स। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि नोटिस जो सेंड करने हैं वो किस तरीके से करने हैं। नोटिस अगर कोई बंदा है उसका रजिस्टर्ड एड्रेस है मेंबर का तो आप उस पर सेंड कर देंगे, बाय पोस्ट भी सेंड किया जा सकता है। अगर किसी बंदे का कोई रजिस्टर्ड एड्रेस नहीं है पाकिस्तान में तो आप क्या करेंगे, नोटिस आप किस तरीके से भेजेंगे, उसके एडवर्टाइज़ किया जाएगा न्यूज़पेपर में या सर्कुलेट किया जाएगा रजिस्टर्ड ऑफिसेज ऑफ द कंपनी के लेकर ताकि वो उस तक पहुंच जाए और वो जो है वो नोटिस कर सकता है आपको। जिस दिन जो है एडवर्टाइजमेंट अपीयर होगी उसी दिन वो आके आपसे मिल सकता है और नोटिस पे बात कर सकता है। वाइंडिंग अप करते हैं। इफ़ द कंपनी इज़ वाइंडिंग, अगर कंपनी बंद हो रही है, इफ़ द कंपनी इज़ वाइंडिंग ऑफ द लिक्विडेटर में विद द सैंक्शन ऑफ अ स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ द कंपनी and any other sanction required by the ordinary divide among the member in specie or kind the whole or any part of the asset of the company whether they consider property of the same kind or not। यानी कि कंपनी जब वाइंडिंग अप हो रही हो तो ऑर्डिनेंस और कानून के मुताबिक जो उसके मेंबर्स हैं उनकी जितनी भी चीज़ें बनती हैं, जितने उनके एसेट्स वगैरह बनते हैं वो उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। For the purpose of aforesaid, the liquidator may be such a value as he deems fair upon any property to be divided as aforesaid and may be determined how such division shall be carried out as between the member and different classes of member। ठीक है, लिक्विडेटर जो है वो डिसाइड करेगा कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन की जाएगी, कितना कितना किसके हक में बनता है और किस तरीके से सारे कानून के तहत जो है वो लिक्विडेटर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। द लिक्विडेटर में विद लाइक सैंक्शन वेज द होल और एनी पार्ट ऑफ सच एसेट इन ट्रस्टीज अपॉन सच ट्रस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंट्रीब्यूटर एज द लिक्विडेटर विद द लाइक सैंक्शन थिंग फिट बट सो that no member shall be compelled to accept any share or other securities whereon there is in be any liability। अगर देखें कोई भी लाइबिलिटी मौजूद है, लिक्विडेटर जो है वो सारी चीज़ें जो हैं वो देखेगा सैंक्शन के मुताबिक और सारी चीज़ें करके ट्रस्टीज़ को जो है वो एसेट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे, उनको दे दिए जाएंगे। लेकिन इस चीज़ को ध्यान में रखा जाएगा अगर कोई लाइबिलिटी है, सारी चीज़ें हैं तो उसको पे किया जाएगा। इंडेमनिटी की बात करते हैं। एवरी ऑफिसर ऑफ द एजेंट फॉर द टाइम ऑफ बीइंग ऑफ द कंपनी मे बी इंडेमनिफाइड आउट ऑफ द एसेट ऑफ द कंपनी अगेंस्ट एनी liability incurred by him in defending any proceeding whether civil or criminal arising out of his dealing in relation to affairs of the company except those brought by the company against him in which judgment is given in his favor or his equity or in connection with the application under 1480 in which relief is granted to him by the court। यानी कि कानून से रिलेटेड जो अगर कंपनी जो है लिक्विडेट हो रही है और किसी बंदे के जो है वो कुछ एसेट्स वगैरह बनते हैं, ठीक है, लेकिन और उसकी कोई लाइबिलिटी बनती है, ठीक है, तो उस लाइबिलिटी को पहले सजेस्ट किया जाएगा, एडजस्ट किया जाएगा एंड देन उसको प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर कोई क्रिमिनल लॉ चल रहा है और कोई ऐसी प्रोसीडिंग है जो कि चल रही हैं या उससे रिलेटेड उसके हिस्से में कोई फैसले वगैरह आए हैं तो कानून के मुताबिक जो डिसीजंस होंगे उनको फॉलो किया जाएगा और उनमें जो एप्लीकेशंस होंगी उनको मीट करने के बाद जो है वो उस बंदे को ग्रांट दी जाएगी या उसकी जो एसेट्स वगैरह हैं वो उसको डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। After registration of the company become a separate legal entity having perpetual succession and has a common seal। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन आर गिवन अंडर, यानी कि रजिस्ट्रेशन के बाद कंपनी की जो है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है और परपीचुअल सक्सेशन बन जाता है। परपीचुअल सक्सेशन क्या होती है, ये एमसीक्यूज़ के अंदर आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक टेक्निकल वर्ड है। परपीचुअल सक्सेशन से मतलब ये होता है कि कंपनी जब रजिस्टर्ड हो जाती है तो वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है और उसके बाद अगर उसके मेंबर चेंज होते भी रहें तो कंपनी बंद नहीं होती, कंपनी चलती रहती है क्योंकि वो परपीचुअल सक्सेशन बन जाती है। एंड अ कॉमन सील, और उसकी एक कॉमन सील होती है जिसका एक सिग्नेचर, कि हमारे सिग्नेचर की एक अहमियत होती है, इसी तरीके से कंपनी के सिग्नेचर की भी और सील की भी एक अहमियत होती है।
Effective registration are given as under subscriber from a body of corporate. All right vested in body corporate to exercise all function of the incorporate company. Body corporate acquired perpetual succession. Body corporate possesses a common seal. Body corporate acquire the status of the separate and distinct legal person. सर्टिफिकेट ऑफ दिस शैल बी एक्सप्लेन इन द लेटर सेक्शन, यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या होता है हम इसको अगले लेक्चर में जो है वो हम कवर करेंगे। तो गाइज़ ये था आज का लेक्चर, बहुत ज़्यादा लेंथी था। मैंने कोशिश की है कि जितने इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको पढ़ा दी जाएँ, इजीली समझा दिए जाएँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। वीडियो को काइंडली लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये लेक्चर्स बनाने में, नोट्स डिसाइड करने में, हाईलाइट करने में, स्टिकी नोट्स बनाने में कितनी रिसर्च, कितनी मेहनत लगती है। तो आपकी तरफ से हमारे लिए सिर्फ इतना होता है कि आप सिर्फ इस वीडियो को शेयर कर दें ग्रुप्स के अंदर जो आपने ज्वाइन किए हुए हैं, ठीक है, या आप अपनी फेसबुक टाइमलाइन पर जहां आपको लगता है कि पोटेंशियल वीयू के स्टूडेंट मौजूद हैं और इस सब्जेक्ट के, आप वहां शेयर करें। आपको सिर्फ 1 मिनट लगेंगे शेयर करने में, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।